फिल्म की शुरुआत में एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैलता है और लगभग सभी इंसानों को मार देता है। माना जाता है कि 12 मंकीज नाम का एक समूह इसके पीछे है। कई साल बाद 2035 में जीवित बचे लोग जमीन के नीचे रहते हैं, जबकि जानवर पृथ्वी पर घूमते हैं। एक हवाई अड्डे पर छोटा जेम्स एक आदमी को गोली लगते देखता है और एक सुनहरी बालों वाली महिला उसकी ओर दौड़ती है। लेकिन यह सिर्फ एक सपना है और वयस्क जेम्स 2035 में एक जेल में जागता है, जब वह जेलर को अपना नाम पुकारते सुनता है। पड़ोसी सेल में जोस जेम्स को बताता है कि उसे बाहर जाने के लिए चुना गया है। अफवाहें हैं कि जो चुने जाते हैं उन्हें माफी मिलती है। जेम्स को एक अन्य कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह एक हजमत सूट पहनता है और एक सूटकेस लेता है। वह एक गलियारे में प्रवेश करता है जो उसे कीटाणु उर्हित करता है और फिर वह लिफ्ट से ऊपर जाता है। भूमिगत सुरंगों का अनुसरण करने के बाद जेम्स सतह पर पहुंचता है, जो बर्फ से ढकी होती है। वह कीड़े इकट्ठा करता है और उन्हें एक जार में रखता है। एक भालू उसे डराता है, लेकिन जल्दी ही चला जाता है। जेम्स कीड़े ढूंढता रहता है, बड़े जानवरों जैसे पक्षी और शेरों की अनदेखी करता है। कुछ बर्फ के नीचे उसे 12 और एक लाल बंदर के साथ एक संकेत मिलता है, जिसके नीचे लिखा है, हमने किया। कुछ समय बाद जेम्स फिर से भूमिगत लौट आता है और उसे अच्छी तरह से धोया जाता है और एक इंजेक्शन दिया जाता है। फिर उसे उन वैज्ञानिकों से मिलने ले जाया जाता है जो बचे हुए लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। उसका बारकोड स्कैन करने और उसके अपराधों की याद दिलाने के बाद उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। चूंकि जेम्स की स्मरण शक्ति और अवलोकन कौशल बहुत अच्छे हैं, वे चाहते हैं कि वह समय में पीछे जाकर ऐसे नमूने ढूंढे जिन्हें वे टीका बनाने के लिए उपयोग कर सकें। अगर वह सफल होता है तो वे उसकी सजा कम कर देंगे और मानवता को सतह पर लौटने में मदद करेंगे। 1990 में फिलाडेल्फिया में मनोचिकित्सक कैथरीन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उसे एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी के बारे में पता चलता है, जिसे उन्होंने अभी अभी गिरफ्तार किया है, जिसने 5 पुलिसकर्मियों को मात दी है और किसी भी डेटाबेस में नहीं दिखता है। जब वह सेल में पहुंचती है तो उसे जेम्स को फर्श पर जंजीर से बंधा हुआ पाती है। समय यात्रा और चोटों के कारण वह भ्रमित है। वह आपात स्थिति के लिए जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जब वह 1996 का जिक्र करता है, कैथरीन उसे सही करती है और कहती है कि यह 1990 है, जिसका मतलब है कि टाइम मशीन विफल हो गई। कैथरीन के पुष्टि करने के बाद कि जेम्स मानसिक रूप से बीमार है, उसे एक पागलखाने में ले जाया जाता है, जहां उसे फिर से अच्छी तरह से धोया जाता है। एक गार्ड जेम्स को जेफरी नाम के एक मरीज से मिलवाता है और उसे जेम्स को दिखाने के लिए कहता है। जेफरी सिस्टम, कंपनियों और मानवता के ग्रह को नष्ट करने के बारे में बात करता है। बाद में जेम्स को मनोचिकित्सकों से मिलने ले जाया जाता है और हर बार जब गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह गुस्सा हो जाता है। वह उन्हें वायरस और 12 मंकीज के बारे में बताता है, समझाता है कि वह अब चीजें नहीं बदल सकता क्योंकि यह पहले ही हो चुका है, लेकिन वह भविष्य में लोगों की मदद करेगा। डॉक्टर उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए जेम्स कहता है कि वह इसे फोन कॉल से साबित कर सकता है। हालांकि जब वह वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नंबर आजमाता है तो यह एक सामान्य घर से जुड़ता है, क्योंकि यह 1990 है और नंबर अभी सही उत्तर देने वाली मशीन से नहीं जुड़ा है। उस रात जेम्स फिर से हवाई अड्डे का सपना देखता है। वह रात के बीच में जागता है और खिड़की से बाहर देखता है। जेफरी समझाता है कि इसे खोलना असंभव है, जबकि जेफरी फिर से बकवास करता है। जेम्स एक मकड़ी पाता है और इसे खा लेता है, उम्मीद करता है कि यह अभी भी एक नमूना होगा। जेफरी मानता है कि उसे बाहर निकलने का एक तरीका पता है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं करेगा क्योंकि उसके अमीर पिता जल्द ही उसे लेने आएंगे। अचानक जेफरी चिल्लाना शुरू कर देता है और जब गार्ड उसे शांत करने आते हैं तो अपनी पैंट नीचे करता है और अपने पिछवाड़े को दिखाता है। वह तकिए तोड़ता है और ले जाया जाता है। अगले दिन जेफरी और जेम्स वैज्ञानिकों को जानवरों पर ऑपरेशन करते हुए एक समाचार कहानी देखते हैं। वे दोनों इसे क्रूर मानते हैं और जेम्स कहता है कि शायद मानवता को नष्ट होना चाहिए। जेफरी हैरान होता है, लेकिन इस विचार को बहुत पसंद करता है। उसी क्षण जेम्स को कुछ दवा दी जाती है और जल्द ही वह बहुत शांत और मुश्किल से प्रतिक्रियाशील हो जाता है। बाद में जेफरी एक गार्ड से चुराई हुई चाबी के साथ आता है और इसे जेम्स के हाथ में रखता है। फिर वह चिल्लाने और चीजें तोड़ने लगता है ताकि एक विकर्षण पैदा हो सके जिससे अन्य मरीज भी उग्र हो जाएं। जेम्स अभी भी बेहोश अवस्था में है, इसलिए जेफरी उसे प्रतिक्रिया देने के लिए कुर्सी से धक्का देता है। धीरे धीरे और बार बार गिरते हुए जेम्स दरवाजे तक पहुंचता है और मुख्य क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए इसे खोलता है। वह एक गलियारे को पार करता है और एक गार्ड को पाता है
जो भविष्य में जेल का वार्डन होता है। मुख्य दरवाजा बंद है, इसलिए गार्ड उसे लिफ्ट लेने के लिए कहता है। उसकी भागने की कोशिश की परवाह नहीं करता। लिफ्ट लेने के बाद जेम्स गलती से एक अलार्म चालू कर देता है और गार्ड तुरंत उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वे जल्दी से उसे घेर लेते हैं और जेम्स उनसे लड़ता है, कुछ गार्डों को मारता है। फिर जेम्स को एक स्ट्रेचर पर बांधकर एक अलग कमरे में छोड़ दिया जाता है। बाद में कैथरीन अन्य डॉक्टरों को बताती है कि उसे जेम्स के बारे में एक अजीब एहसास है, जैसे वह उसे कहीं से जानती हो। उनकी बात एक गार्ड द्वारा बाधित होती है, जो उन्हें अलग कमरे में ले जाता है। लेकिन जेम्स पूरी तरह से गायब हो गया है, जो असंभव है क्योंकि कमरे में केवल एक बंद दरवाजा है और कोई अन्य निकास नहीं है। हवाई अड्डे का सपना फिर से जेम्स को सताता है और इस बार वह जेफरी के चेहरे वाले आदमी को एक ब्रीफकेस के साथ भागते हुए देखता है। अचानक वह 2035 में एक कमरे में अकेले जागता है। वह एक कर्कश आवाज में एक आदमी को बकवास करते हुए सुन सकता है, जो कहता है कि वह अगली सेल में हो सकता है या केवल उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। जल्द ही जेम्स को वैज्ञानिकों के पास ले जाया जाता है, जो 12 बंदरों के स्थान के बारे में किसी के बात करने की विकृत रिकॉर्डिंग चलाते हैं। जेम्स समझाता है कि उसने वह संदेश नहीं भेजा था क्योंकि उसे गलत साल में भेजा गया था, और वह बताता है कि क्या हुआ था। वैज्ञानिक उसे पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं और जेम्स 12 बंदरों की भीड़ में जेफरी को पहचानता है। फिर वे उससे पूछते हैं कि क्या वह फिर से प्रयास करना चाहता है। जल्द ही जेम्स को समय मशीन में सेव किया जाता है, जिसमें बहुत सारे तार और अतिरिक्त गणनाएं होती है। दुर्भाग्य से जेम्स प्रथम विश्व युद्ध के एक युद्ध के बीच में प्रकट होता है। जैसे ही क्षेत्र में शव गिरते हैं, फ्रांसीसी सैनिक उसे बंदूक की नोक पर पूछताछ करते हैं, लेकिन जेम्स फ्रेंच नहीं बोलता। उसी समय एक बम फटता है और सैनिक एक घायल सैनिक को लाते हैं, जो जोश निकलता है। जैसे ही एक सैनिक तस्वीर खींचता है, जेम्स अपने दोस्त की ओर रेंगता है, लेकिन अचानक उसके पैर में गोली लग जाती है। जैसे ही वह दर्द से चिल्लाता है, एक और समय कूद शुरू हो जाता है। 1996 में कैथरीन पागलपन और प्रलयकारी दृष्टि पर एक प्रस्तुति दे रही है। उनके उदाहरणों में से एक प्रथम विश्व युद्ध का एक सैनिक है, जिसने किसी बीमारी के बारे में बकवास की थी जो मानवता को मिटा देगी। वह आदमी युद्ध के बीच में गायब हो गया और वह तस्वीर जो वह उपयोग करती है, वह जोस की तरह दिखती है। व्याख्यान के बाद कैथरीन भीड़ के लिए अपनी किताब पर हस्ताक्षर करती है और डॉ. पीटर से मिलती है, जो सोचते हैं कि चेतावनी देने वाले ही समझदार है और पर्यावरण के विनाश के लिए मानवता ही असली पागलपन है। बाद में कैथरीन अपनी कार की ओर जाती है और एक रहस्यमय आदमी उसे झकझोरता है और फिर कार में उसके साथ बैठ जाता है। वह दावा करता है कि उसके पास बंदूक है और उसे फिलाडेल्फिया ले जाने के लिए मजबूर करता है, यह बताते हुए कि वह नहीं जानता कि कैसे गाड़ी चलानी है, क्योंकि वह 8 साल की उम्र से भूमिगत रह रहा है। कैथरीन को एहसास होता है कि वह जेम्स है, जो हमले के लिए माफी मांगता है और दावा करता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। यात्रा के दौरान जेम्स ताजी हवा में सांस लेने और रेडियो पर अच्छा संगीत सुनने के लिए उत्साहित है। वे एक बच्चे के बारे में भी सुनते हैं, जो एक परित्यक्त कुएं के शाफ्ट में गिर गया, लेकिन जेम्स इससे प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसे यह याद है। वह दावा करता है कि यह सब एक शरारत थी और बच्चा एक खलिहान में छिपा हुआ है। कुछ समय बाद पुलिस को कैथरीन के दोस्तों द्वारा बताया जाता है कि वह गायब हो गई है और वे उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें उसका संदेश मिलता है। मानसिक अस्पताल का एक सहयोगी उसे चेतावनी देता है कि जेम्स वापस आ गया है और उसे ढूंढ रहा है। इस बीच जेम्स और कैथरीन एक होटल में आराम कर रहे हैं। जेम्स फिर से हवाई अड्डे का सपना देखता है और इस बार वह कैथरीन को सुनहरे बालों वाली महिला के रूप में देखता है। जब वह जागता है तो वह कैथरीन को इसके बारे में बताता है, जबकि उसे अभी भी बांधे हुए है। फिर वह उसका पैसा लेता है और कुछ स्नैक्स लेने के लिए एक वेंडिंग मशीन की ओर जाता है। जब वह वापस आता है तो वह टीवी पर देखता है कि वह कैथरीन को अगवा करने के लिए वांछित व्यक्ति है। जेम्स और कैथरीन तुरंत सड़क पर लौटते हैं और जेम्स अपने नोट्स की समीक्षा करता है, बताते हुए कि 12 बंदरों के पास असली वायरस है। आखिरकार वे फिलाडेल्फिया पहुंचते हैं और शहर के चारों ओर गाड़ी चलाते हैं, जब तक कि जेम्स कुछ नहीं देख लेता। वह दीवार पर दौड़ता है और 12 बंदरों की ग्राफिटी पाता है। कैथरीन भागने का मौका सोचती है, लेकिन इसके बजाय वह जेम्स का पीछा करती है, अभी भी सोचती है कि वह पागल है। जेम्स दीवार पर ग्राफिटी का अनुसरण करता है, कैथरीन को घसीटते हुए। वे एक होबो की कर्कश आवाज से रुकते हैं, जो कहता है कि कोई छिप नहीं सकता क्योंकि वे दांतों में छिपे उपकरणों के कारण उनका पता लगा सकते हैं। इसीलिए उसने अपने दांत निकाल दिए। वे उसे नजरअंदाज करते हैं और ग्राफिटी का अनुसरण करते रहते हैं। एक परित्यक्त स्थान में प्रवेश करते हैं।
यह स्थान बेघर लोगों का अड्डा बन गया है और दो पागल लोग तुरंत उन पर हमला करते हैं। एक सशस्त्र व्यक्ति जेम्स को कई बार मारता है, इसलिए वह कमजोर दिखने का नाटक करता है और आदमी के करीब आकर उसे कमर में मुक्का मारता है। फिर वह उस आदमी को हरा देता है और उसका सिर दीवार पर मारता है। फिर कैथरीन का फायदा उठाने से पहले दूसरे आदमी को पकड़ लेता है। क्रूरता से जेम्स उस आदमी को मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। होबो की बंदूक लेने के बाद दोनों इमारत से बाहर भागते हैं और जेम्स वैज्ञानिकों द्वारा दिखाई गई तस्वीरों में से एक सूअर की मूर्ति को पहचानता है। यह एफए या फ्रीडम फॉर एनिमल्स एसोसिएशन का मुख्यालय है। वे अंदर जाते हैं और जेम्स समूह से 12 बंदरों के बारे में पूछता है। बंदूक से धमकी देते हुए वे स्वीकार करते हैं कि वे जेफरी के साथ काम करते थे, लेकिन जब उसने गुरिल्ला रणनीति का समर्थन करना शुरू किया तो उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया। जेफरी ने एक नया समूह बनाया जिसे 12 बंदर कहा जाता है। उसके बाद उसके पिता लेलैंड एक प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट है जो जानवरों पर प्रयोग करते हैं और जेम्स उन्हें समूह को बांधने के बाद एक तस्वीर में पाता है। एक अखबार का लेख दिखाता है कि जेफरी ने एक बार सीनेट में 100 सांप छोड़ दिए थे। हालांकि बहुत लड़ाई के बाद एक दिन जेफरी ने अचानक कहा कि उसे अपने सब कुछ पछतावा है और उसने अपने पिता के प्रयोगों का समर्थन करना शुरू कर दिया। एफए से एक पता पुस्तक चुराने के बाद जेम्स कैथरीन को एक चोरी की कार में लेलैंड के हवेली की ओर ले जाने के लिए मजबूर करता है। जेम्स अभी भी अपने पैर के कारण दर्द में है और जब कैथरीन देखती है तो वह एक पास के घर से कुछ सामान चुराने के लिए कार रोक देती है। फिर वह जख्म की देखभाल करती है, गोली को निकालती है। जेम्स माफी मांगता है और फिर उसे जोर से पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जेम्स हवेली तक पहुंचता है और लोगों से बचने के लिए एक कार के नीचे छिप जाता है। जब वह बाहर आता है तो गलती से बंदूक गिरा देता है। अंदर लेलैंड अपने डिनर मेहमानों के लिए भाषण दे रहा होता है, जबकि जेफरी एक अच्छा बेटा होने का नाटक करता है, लेकिन वह सो रहा होता है। एक गार्ड अचानक उसे उठाकर बताता है कि उन्होंने एक अजीब आदमी पाया है जो उसे जानता है। जेफरी देखने जाता है और दिखावा करता है कि वह जेम्स को नहीं जानता, लेकिन जैसे ही जेम्स 12 बंदरों का जिक्र करता है वह अपना मन बदलता है। जेफरी जेम्स को एक निजी कमरे में ले जाता है और जेम्स वायरस का नमूना मांगता रहता है। जेफरी सोचता है कि वह इसे फैलाना चाहता है और मानवता को नष्ट करना चाहता है, जैसा कि उसने पागलखाने में कहा था। गुस्से में जेम्स उसे पकड़ लेता है और उसे किनारे पर धकेल देता है। गार्ड्स तुरंत उसे रोकने के लिए आते हैं और जेम्स उनसे लड़ने लगता है, जबकि जेफरी सिस्टम के खिलाफ चिल्लाता रहता है। जेम्स गार्ड्स के साथ कुछ मुक्के बदलता है और रेलिंग पर कूदता है। सभी शानदार मेहमानों को डराता है। जब वह नीचे उतरता है वह तुरंत भागता है और गार्ड्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, रसोई में हर किसी को डराते हुए, लेकिन जेम्स पहले ही गायब हो चुका होता है। बाद में जंगल में जेम्स कैथरीन को ट्रंक से बाहर निकालता है और वह गुस्से में उस पर हमला करती है, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होती। उसी समय वे सुनते हैं कि पुलिस आ रही है और कैथरीन हॉर्न बजाकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, जबकि जेम्स नाचता है, कहते हुए कि उसे बाहर ताजी हवा में रहना कितना पसंद है, और अचानक गायब हो जाता है। सुबह में कैथरीन पूछताछ के बाद घर लौटती है। वह खबरों में सुनती है कि गुमशुदा बच्चा एक खलिहान में मिला, क्योंकि यह सब एक मजाक था, जैसे जेम्स ने कहा था। 2035 में जेम्स जागता है और पाता है कि वैज्ञानिक उसके लिए गा रहे हैं, उनके पीछे एक सुंदर पेंटिंग के साथ। चूंकि जेम्स ने वायरस का स्रोत खोज लिया है, उसे माफी दी जाती है और वादा किया जाता है कि वह बेहतर महसूस करने पर जा सकता है। यह सब बहुत अजीब लगता है और जेम्स टूट जाता है, कहते हुए कि वे वास्तविक नहीं है। फिर वह हंसने लगता है और निष्कर्ष निकालता है कि वह पागल है, इसलिए वे उसे एक शांति देने वाला इंजेक्शन देते हैं। कुछ देर बाद वह जागता है और एक कर्कश आवाज वाला आदमी उसे बताता है कि उसकी असली इच्छा आकाश, समुद्र देखने और उसके साथ रहने की है। जेम्स सोचता है कि क्या यह आवाज उसके सिर में है और क्या यह वही आदमी है जिसने पहले अपने दांत निकाले थे। 1996 में कैथरीन को सोने में परेशानी होती है। एक सुबह उसे जासूस का फोन आता है जो बताता है कि जेम्स के घाव से मिली गोली का विश्लेषण किया गया है और बैलिस्टिक रिपोर्ट बताती है कि यह गोली 1920 से पहले की है। कैथरीन फोन रख देती है और अपनी रिसर्च की जांच करने के लिए दौड़ती है। उसे प्रथम विश्व युद्ध के पागल आदमी की तस्वीर मिलती है और उसके पास जेम्स को पाती है। अब जेम्स की कहानी पर विश्वास करते हुए कैथरीन लेलैंड को फोन करती है और बताती है कि उसका बेटा वायरस चुराने वाला है, लेकिन वह वादा करता है कि उसकी सुरक्षा कड़ी है। फोन रखने के बाद लेलैंड अपने सहायक पीटर से सुरक्षा उपायों को उन्नत करने के लिए कहता है। इस बीच
जेम्स वैज्ञानिकों को 1996 में वापस भेजने के लिए मनाने की कोशिश करता है, यह वादा करते हुए कि बिस्तर में उसका प्रकोप बीमार महसूस करने का परिणाम था और अब वह बेहतर है। वैज्ञानिक उसे वायरस के बारे में एक क्विज देते हैं और जेम्स बिना किसी समस्या के पास हो जाता है। वह एफए भवन में ग्राफिटी की कुछ तस्वीरें देखता है जो वहां नहीं थीं जब उसने पहले दौरा किया था। इस बीच कैथरीन एफए के बाहर चिल्ला रही है, उन्हें अंदर जाने देने के लिए कह रही है। समूह उसे नजरअंदाज कर देता है, जबकि यह बताता है कि जेफरी उनके साथ काम कर रहा है और उन्होंने जेम्स से झूठ बोला। उसी समय एक कर्कश आवाज वाला होबो उसे चेतावनी देता है कि पुलिस देख रही है और कैथरीन सोचती है कि यह वही आदमी है जिसे जेम्स ने अक्सर सुना था। हालांकि जब वह पूछती है तो वह आदमी डर जाता है और भाग जाता है। कैथरीन जेम्स द्वारा देखी गई तस्वीर पर ग्राफिटी पेंट करने लगती है। उसी समय जेम्स आता है और कैथरीन को बताता है कि वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता है क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि वह पागल है। कैथरीन उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस ने उन्हें देख लिया है। सौभाग्य से वे सड़क पार करते हैं और एक अन्य वाहन पुलिस की कार को रोक देता है, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में पहुंचते हैं और कैथरीन कुछ घंटों के लिए भुगतान करती है। रिसेप्शनिस्ट सोचता है कि वह एक शरारती कामगार है और उनके कमरे में जाने के बाद वह इस पड़ोस के गंदे व्यवसाय के प्रभारी व्यक्ति को फोन करता है। कमरे में कैथरीन जेम्स को तस्वीर दिखाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सब असली है। हालांकि जेम्स परवाह नहीं करता, वह बस यहाँ कैथरीन के साथ एक सामान्य जीवन चाहता है। कैथरीन उसे दिलासा देने के लिए गले लगाती है। तभी अचानक एक आदमी कमरे में घुस जाता है और उस पर उसके क्षेत्र में काम करने का आरोप लगाता है। वह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे घूंसा मारता है, फिर चाकू निकालता है और उसके बाल पकड़ लेता है। जेम्स आखिरकार प्रतिक्रिया करता है और फोन उठाकर उससे लड़ता है। डरी हुई कैथरीन उससे कहती है कि उसे मारना नहीं, इसलिए जेम्स उस आदमी को बाथरूम में बंद कर देता है। कैथरीन चिंतित होती है क्योंकि वह चिल्लाने की आवाज सुनती है, लेकिन दरवाजा खुलता है और जेम्स दिखाता है कि उसने होबो की तरह अपने दांत निकाल दिए हैं। पुलिस के आने तक दोनों पहले ही खिड़की से भाग चुके होते हैं। कैथरीन भी अपने दांत निकाल देती है और जेम्स के साथ बस में सवार हो जाती है। वह 1990 में जेम्स द्वारा कोशिश किए गए नंबर पर कॉल करने के लिए एक पेफोन का उपयोग करती है और उत्साहित हो जाती है जब वह कहती है कि एक कालीन सफाई कंपनी ने उठाया। उसे लगता है कि वायरस का प्रकोप शायद जेम्स के सिर में है, लेकिन जब वह उस संदेश को पढ़ना शुरू करती है जो उसने मशीन में छोड़ा था, तो जेम्स उसे उसके लिए पूरा कर देता है। यह वही रिकॉर्डिंग है जो वैज्ञानिकों ने उसे सुनाई थी, जिसका मतलब है कि यह सब असली है। उसी समय उन्हें एक दुकान के कैमरे पर पकड़ा जाता है, इसलिए वे अंदर भागकर भेष खरीदते हैं। जेम्स इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि यह वही इमारत है जहां से उसने कीड़े लिए थे। शाम को 12 बंदर एक बस में होते हैं जिसमें उन्होंने अभी अभी एक व्यक्ति का अपहरण किया होता है जो लेलैंड निकलता है। डॉक्टर जेफरी से कहता है कि वह उसकी योजना जानता है, इसलिए उसने वायरस की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की। जेफरी कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और समूह बंदर की आवाजें निकालने लगता है। आखिरकार वे चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं। इस बीच जेम्स और कैथरीन एक थिएटर में छिपे होते हैं, जबकि कैथरीन नकली मूछें और विग चिपकाती है। फिल्म के दौरान जेम्स सो जाता है और फिर से एयरपोर्ट का सपना देखता है। जब वह जागता है, कैथरीन चली गई होती है, लेकिन वह उसे बाथरूम से बाहर आते हुए जल्दी से ढूंढ लेता है। उसका नया रूप उसके सपने से मेल खाता है। वे गले मिलते हैं और एक चुंबन साझा करते हैं। सुबह शहर जागता है और देखता है कि चिड़ियाघर के जानवर चारों ओर घूम रहे हैं। दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी लेते हैं ताकि देश छोड़ सके और ड्राइवर बताता है कि 12 बंदरों की घटना के कारण यातायात सामान्य से बदतर है। यह वही था जिसने जानवरों को रिहा किया था। वे कुछ जिराफों को दौड़ते हुए देखते हैं और जेम्स और कैथरीन को राहत मिलती है कि यह जेफरी की एकमात्र योजना थी। यह दीवारों पर लिखा हुआ हमने किया भी समझाता है। एयरपोर्ट पर पुलिस जेम्स की तस्वीर की प्रतियां सभी कर्मचारियों को दे रही है। जब दोनों पहुंचते हैं तो जेम्स को एहसास होता है कि यह वही जगह है जो उसने अपने सपनों में देखी थी। कैथरीन टिकट लेने जाती है, जबकि जेम्स पेफोन का उपयोग करके वैज्ञानिकों को एक और संदेश भेजता है, बताते हुए कि 12 बंदरों ने वायरस नहीं फैलाया और वह वापस नहीं जाना चाहता। फ्रंट डेस्क पर सूटकेस वाला आदमी जो सपने में था, जेम्स की वायरस सूची के सभी स्थानों के लिए टिकट ले रहा है। बाद में जेम्स बाथरूम जाता है,
ताकि अपनी मूंछें ठीक कर सके और कर्कश आवाज वाला आदमी स्टॉल से बात करता है, कहते हुए कि जेम्स को रहने की अनुमति नहीं है। जेम्स चिल्लाता है कि उसने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन जब वह स्टॉल खोलता है तो वहाँ एक डरा हुआ व्यापारी होता है। बाहर जाते समय जेम्स को जोश मिल जाता है, जो पुष्टि करता है कि वैज्ञानिकों को नया संदेश मिल गया है। वह जेम्स को एक बंदूक देने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स इसे मना कर देता है। जो स्वीकार करता है कि उसका मिशन कैथरीन को गोली मारना है अगर जेम्स सहयोग नहीं करता है, और जेम्स उसे गला दबाने लगता है, लेकिन वह शांत हो जाता है और आखिरकार बंदूक ले लेता है। इस बीच युवा जेम्स अपने परिवार के साथ पहुंच रहा है। समाचार स्टैंड पर कैथरीन सूटकेस वाले आदमी से टकराती है, जो पीटर्स निकलता है। उसके चले जाने के बाद कैथरीन अखबार देखती है और पीटर्स की तस्वीर लेलैंड के पास देखती है। वह जेम्स को बताने के लिए दौड़ती है और पीटर्स के बारे में बताती है, इसलिए वे उसे खोजने लगते हैं। उसी समय पीटर्स को एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा रोका जाता है, जो सूटकेस की सामग्री देखने के लिए कहते हैं। पीटर्स एक शीशी खोलता है, यह साबित करने के लिए कि यह खाली है, लेकिन वह वास्तव में वायरस फैलाना शुरू कर रहा है। कैथरीन और जेम्स सुरक्षा लाइन के माध्यम से धक्का देने की कोशिश करते हैं और कर्मचारी उन्हें रोकता है, इसलिए एक बहस शुरू हो जाती है। एक पुलिस अधिकारी जेम्स को देखता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे घूंसा मारता है और धातु डिटेक्टर से गुजरते हुए भाग जाता है। कैथरीन रास्ता रोकती है ताकि उसे समय मिल सके और युवा जेम्स पूरा दृश्य देखता है। वृद्ध जेम्स पीटर्स को रोकने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला सके, पुलिस उसे गोली मार देती है। पीटर्स विमान में प्रवेश करने में सफल हो जाता है और कैथरीन जेम्स के शरीर के पास पहुंचकर पुष्टि करती है कि युवा जेम्स ने अपनी ही मौत देखी है। कैथरीन के पास शोक करने का समय भी नहीं होता कि पुलिस उसे ले जाती है। विमान में पीटर्स अन्य यात्रियों से बातचीत करता है, जो भविष्य के वैज्ञानिक निकलते हैं। पार्किंग में युवा जेम्स विमान को उड़ान भरते हुए देखता है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।